अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्माइलिंग हेल्थ कास्ट ऑन एफएम सेहत ज़िंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर समीउल्लाह बेग मिर्ज़ा मौजूद हैं, जो कि हमें डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे कि उसका ओवरऑल हेल्थ और डेंटल हाइजीन पे कितना सीवियर इफ़ेक्ट आता है। तो मिलते हैं डॉक्टर समीउल्लाह बेग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी थैंक यू सो मच। आप स्पेशल डस्का से हमारे लिए आज लाहौर आए। जी नो प्रॉब्लम। सो डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अमूमन लोग पूछते हैं कि शुगर क्या है और शुगर की कितनी इकसामात हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो शुगर है ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है, ग़िज़ाई बीमारी है और इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी खुराक के, उन तीनों का मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो इसमें दो मेन किस्में हैं इसकी। एक तो टाइप 1 होती है और दूसरी टाइप 2 है। टाइप 1 यूजुअली वो है जो कि टीनेज ग्रुप में लोगों को, बच्चों को 20 से पहले तक अक्सर देखी गई है। अच्छा। और टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो यूजुअली एडल्ट्स में और आफ्टर टीनेज जो है वो देखी जाती है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट। अच्छा, ठीक है, उसको टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक तीसरी इसकी किस्म है जिसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस, जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स में अक्सर जो है वो देखी जाती है। ठीक है। तो बेसिकली जो डायबिटीज़ है ये एक सिंड्रोम है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स तीनों के मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर जो शुगर है इस वक्त एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन जो हमारे शुगर के केसेस हैं उनमें देखा जाए तो हम तकरीबन 30 नंबर पे पहुंच चुके हैं और नए आने वाले केसेस जो हैं उनको देखा जाए तो डायबिटीज़ में हम नंबर 1 पे पहुंच गए। तो पूरी दुनिया में हम सबसे आगे जा रहे हैं नए आने वाले केसेस डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? बेसिकली ये काफ़ी एक लंबी इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। जो सिम्टम्स में देखा जाए तो पेशेंट को यूजुअली उनका अगर हम मेडिकल टर्म्स यूज़ करें तो उसको कहते हैं पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। और अगर हम उसको आसान अल्फाज में हम बयान करते हैं तो मरीज़ को ज़्यादा भूख का लगना, मरीज़ को प्यास का ज़्यादा लगना और इसके साथ साथ मरीज़ को यूरिन का ज़्यादा आना, यानी कि उसको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत फील हो। और अक्सर औकात अगर इस पेशेंट को रात के वक्त एक दो दफ़ा उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है तो हमें ज़रूर अलर्ट होना चाहिए कि कहीं पेशेंट को शुगर की तरफ तो नहीं कंडीशन जा रही। तो ये तो मेन चीज़ें हैं, यानी कि प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और इसके साथ साथ यूरिन का ज़्यादा आना। इसके अलावा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे टाइप 1 है वो यूजुअली अनडायग्नोज होती है, बच्चों में होती है। तो अक्सर औकात पेशेंट जो या जो बच्चे हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, अक्सर बेहोश होकर आते हैं, उसको DKA कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखें, जो रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स इसमें रोल प्ले करती है। तो जेनेटिक्स तो एक रोल प्ले कर लिया उसने, फैमिलीज में आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2 पे जो हमारे आजकल के लाइफस्टाइल्स हैं, लाइफस्टाइल्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मोटापा है। शुगर मोटापे के साथ डायरेक्ट लिंक कर चुकी है। मोटापा ज्यादा हो रहा है, प्रेवलेंस उसकी ज्यादा हो रही है, शुगर ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। बेशक वो जेनेटिक्स में नहीं है लेकिन मोटापे अगर के नहीं साथ है तो मोटापे के साथ क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और जेनेटिक फैक्टर्स भी। तो जैसे जैसे पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, लोगों का वेट बढ़ रहे हैं, तो शुगर के चांसेस बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी खुराक है, खुराक में देखा जाए तो जो प्रोसेस्ड फूड या ऐसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसे ग़िज़ा जो कि सडनली शुगर के लेवल को रेज कर देते हैं, उससे क्या होता है अगर सडन सर्ज शुगर का हाई हो जाए, जैसे जूसेस हैं जी, और इसके साथ साथ मीठा है ज़्यादा, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल या जूसेस जो मीठे हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल,
तो ये जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में सडन सर जाता है शुगर का। उसके बाद क्या होता है, उसको शुगर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए होती है, तो हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन क्रिएट करता है। इंसुलिन ज्यादा आती है, जब ज्यादा इंसुलिन आती है तो एक स्टेज आती है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है तो वो जितनी मर्जी इंसुलिन बनाता रहे, इंसुलिन की आगे से रेजिस्टेंस है, तो शुगर प्रॉपर कंज्यूम नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एक वक्त आता है कि हमारा पेंक्रियाज थक जाता है और वो गिव अप कर देता है और मजीद वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को शुगर डेवलप हो जाती है। अगर आसान लफ्जों में कहें तो रेजिस्टेंस मतलब एक स्टॉप लग जाता है। स्टॉप लग जाता है। तो बेसिकली जो हमारा टेक होम मैसेज इसमें ये है कि मोटापे को देखा जाए, नंबर 1। नंबर 2 पे जो हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जूसेस हैं, मीठी गजाएं हैं, और इसमें जितनी आजकल जो प्रोसेस्ड फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा जो फास्ट फूड हैं, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, और ये सारी चीज़ें जो कि मोटापा करेंगी और जो कि शुगर के लेवल को सर्च करेंगी, ये सारी शुगर की तरफ लेके जाती है। नंबर 3, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हमने अपनी लाइफ में से अपनी एक्टिविटी को निकाल दिया। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम बेड रिडन बैठे रहते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहेंगे, घर जाके बेड पे बैठ जाएंगे, एसी चला लेंगे, आराम तलब हो गए हम, ठीक है। इसमें हमें ये है कि हमें अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेके आना। अगर हम एक्सरसाइज को लेके आएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, शुगर के चांसेस कम होते जाएंगे, मोटापा कम होता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल। तो ये इसके सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो शुगर ओवरऑल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करता है? देखें, अगर जो शुगर है, जब एक कंटिन्यूस लेवल पे शुगर रेज आ रही है तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। शुगर हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, यानी कि ये गुर्दों की खराबी का बायस बन रही है, ये हार्ट अटैक्स का बायस बन रही है, इसके अलावा ये स्ट्रोक यानी फालज का अटैक कराती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो शुगर है वो आंखों की बनाई को ख़त्म कर रही है, आंखों की बनाई को मुतासर कर रही है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जो हैं, हमारे पाँव के इन्फेक्शंस, पाँव की खराबी, डायबिटिक फुट कहते हैं उसको, तो डिलेड वुंड हीलिंग्स हो जाती है, वुंड हील नहीं कर पाते, हड्डियों का बुरबुरापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो पट्ठों की कमजोरी हो जाती है, पट्ठे वीक हो जाते हैं, चला फिरा नहीं जाता, हाथों और पाँव का सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं, हर वो ऑर्गन है जो कि शुगर से इफेक्ट हो रहा है। सही। तो मेजर जो इसकी मेन 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हार्ट अटैक्स हैं, फालज है, और इसके अलावा गुर्दों का खराब होना, और इसके अलावा आंखों की बनाई का जाना, डिलेड वुंड हीलिंग्स, और हमारी इम्यूनिटी का लो हो जाना, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशंस। ओरल हेल्थ को तो नो डाउट शुगर काफ़ी सिवियरली इफेक्ट करता है, बट शुगर के इफ़ेक्ट्स डेंटल और ओरल हाइजीन पे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जिनको शुगर होती है, दे आर नॉट वेल डायग्नोस्ड कि उन्हें शुगर है भी कि नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता। उनकी ओरल हाइजीन देखकर, उनके दांतों की कंडीशन देख के हमें आइडिया हो जाता है कि चांसेस हैं कि पेशेंट इज़ डायबिटिक। तो मैं तो अक्सर पेशेंट्स को जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजती हूँ वैल्यूएशन के लिए, फिर ही जो है फर्दर ट्रीटमेंट करती हूँ। सो एज अ डायबिटोलॉजिस्ट आप बेहतर बता सकते हैं कि शुगर ओरल हाइजीन को कितना इफेक्ट करती है, सो हमारे देखने वाले कुछ नॉलेज इससे भी हासिल करें। देखें, मैंने जैसे बताया कि शुगर बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, तो इसी तरह से ओरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हमने अभी देखा जो रिसेंटली वो ये है कि पूरी दुनिया में हम नए आने वाले केसेस में नंबर 1 पे चले गए। तो अक्सर इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कि अनडायग्नोज्ड हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर है, लेकिन उनको बॉडी में शुगर चल रही है। अच्छा, जो ओरल हेल्थ है, बाज़ का हमें ओरल हेल्थ देख के आइडिया होता है कि कहीं इसको शुगर ना चल रही हो, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ओरल हेल्थ में जो शुगर अफेक्ट कर रही है वो है जिंजिवाइटिस, यानी कि मसूड़ों की सोजिश। बिल्कुल, मसूड़ों की सोजिश हो जाती है, मसूड़ों का इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये सबसे हमने इसको मसूड़ों को देखना है जी कि कहीं मसूड़े तो नहीं इफेक्ट हो रहे, नंबर 1। नंबर 2 पे देखा जाए तो डेंटल केरीज, यानी कि दांतों के अंदर कीड़े का लगना या दांतों में जो इन्फेक्शंस हैं उनका हो जाना,
ये भी हमें, इसमें भी हमें अवेयर होना चाहिए कि कहीं शुगर तो नहीं है पेशेंट को। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस, कैंडिडियासिस, शुगर वाले मरीजों को कैंडिडियासिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि ओरल थ्रश होना शुरू हो जाता है, एक वाइट कलर का पैच बन जाता है, जुबान के ऊपर बन जाता है, साइड्स पे बन जाता है। तो ये भी शुगर इस वजह से भी हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो डेंटल एक्सट्रैक्शंस या डेंटल प्रोसीजर्स हैं, अगर हमने डेंटल एक्सट्रैक्शंस या प्रोसीजर्स करने हैं तो अगर किसी को शुगर है तो वो हम करेंगे तो उसमें उसकी वुंड हीलिंग डिलेड हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा जब वुंड हीलिंग डिलेड होएगी तो इवन इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है जो कि पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो ये एक बहुत डेंजरस और बहुत तवज्जो तलब काम है हमारा, शुगर के मरीजों को लेके ओरल हेल्थ को भी देखना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पेशेंट्स ओरल हेल्थ के मामले में थोड़े ले बैक हैं। ऐसे एंड स्टेज पे जब है ना तो डेंटिस्ट उन्हें याद आता है कि अब हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और मसला ये आता है कि शुगर के पेशेंट्स में ना उस टाइम तक हड्डी जो है बैठ चुकी होती है जी। तो हम शुगर के पेशेंट्स में इम्प्लांट्स भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी डिलेड वुंड हीलिंग उसमें जो है ऑब्वियसली हो जाती है डिलेड। तो क्या ऐसे इनिशियल सिम्टम्स एंड साइंस हैं कि डायबिटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स को जाना चाहिए, और कितना ज़रूरी है शुगर के मरीज़ों को रेगुलरली डेंटिस्ट के पास भी जाना? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शुरू में पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, उसको यूरिन ज़्यादा आता है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और थकावट रहती है। इसके साथ साथ अगर उसको साथ ओरल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, यानी कि जिंजिवाइटिस है, सोज़श है गम्स की, और ओरल थ्रश है, जुबान के ऊपर वाइटनिंग पैचेस हैं, तो अगर ये इनमें से कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। लोगों को फ़ौरन अपने डेंटिस्ट और डॉक्टर से रिजू करना चाहिए और शुगर के जो टेस्ट हैं वो कराने चाहिए ताकि हम इसको अर्ली पकड़ें। जितना ये अर्ली इसका डायग्नोसिस होगा उतनी इसकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी और उतना अच्छा इसका कंट्रोल होगा, और जितना अर्ली हम इसको पकड़ लेंगे उतना अच्छा हम इसका कंट्रोल करके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज से बचा सकते हैं। ठीक है ना, हम गुर्दों को बचा सकते हैं, हम आंखों को बचा सकते हैं, हम दिल के अमराज को बचा सकते हैं, हम फालिज को बचा सकते हैं, हम ओरल हेल्थ को बचा सकते हैं। और दांतों के इन्फेक्शन को लोग सीरियस नहीं लेते। हाँ। जबकि दांतों का इन्फेक्शन जो है वो ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इट्स एज लीथल एज किसी और ऑर्गन का इन्फेक्शन। बिल्कुल ऐसी। देखे ना, दांतों से वो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट है ये जबड़े के साथ, वहां से इन्फेक्शन इवन ब्रेन तक जा सकता है, नेक के साथ, तो किसी भी साइड पे इन्फेक्शन वहां से ट्रेवल कर सकता है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इवन आपको कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं अगर आपका इन्फेक्शन काफी देर तक दांत का रहा। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसको अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस। और हम इसको कैसे ठीक कर सकते, मतलब ये है कि इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हमने ओरल हाइजीन को भी ठीक करना है और शुगर को भी ठीक करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है वो एक्सरसाइज। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेके आ जाए। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज को दें, उसमें जिम ज्वाइन करें, उसमें ट्रेडमिल करें, उसमें वेट ट्रेनिंग करें, उसमें रनिंग करें, साइकिलिंग करें। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं शुगर के कंट्रोल के लिए, ओवरऑल हेल्थ वेलबींग के लिए। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर को रिज्यू करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपका समझता है कि दवाइयों की ज़रूरत है इस स्टेज पे, तो दवाइयों की तरफ जाना चाहिए ताकि हम मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और नंबर 3, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए। डाइट को मॉडिफाई करने के लिए क्या है कि हम जो प्रोसेस्ड फूड है उनको बंद कर दें, जो जूसेस हैं उसको होल्ड कर लें, बिल्कुल ना पिएं। घर का सादा खाना जो है उस पर आ जाए, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में वो चीज़ें हैं जो कि शुगर के लेवल को स्लोली इंक्रीज करेंगी और स्लोली उसको हजम करेंगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोटीन्स की मिकदार को बढ़ा लें। अपनी डाइट में प्रोटीन्स को बढ़ाएं। प्रोटीन्स यानी अंडे हैं, इसके अलावा फिश यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी डाइट में बढ़ा लें। और वेजिटेबल्स में से कौन सी वेजिटेबल्स है जिनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? वेजिटेबल्स तो देखें सारी अच्छी हैं, उसमें वेजिटेबल्स को तो आप शुगर के मरीजों में बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जो की टू सक्सेस है वो ये है कि आप प्रोटीन्स को बढ़ाएं। प्रोटीन्स हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा थोड़ी सी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, लाइक खीरा, सलाद और वो ग्रीन वेजिटेबल्स। और उसके अलावा जो है
कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, रिफाइंड नहीं, जूसेस नहीं, चीनी नहीं। तो क्या आम खा सकते हैं शुगर के मरीज? जी, आम खा सकते हैं। हाँ, अब जो सीजन आ रहा है जैसे आमों का तो सीजन मैं है। तो 4 फल तो हर एक को बंद करता हूँ, आम नहीं खाने, खजूर नहीं खानी, केला नहीं खाना और अंगूर नहीं खाने। तो ये 4 चीजें तो अभी आपने नहीं खानी। अगर शुगर डायग्नोज हो गया तो ये बंद है। बेशक आपका दिल भी करता है ये जो भी है। तो शुगर की कोई रेशो है कि इतनी शुगर पे जी आपने ये फल नहीं खाने? क्योंकि ऑब्वियसली आमों का सीजन है, हर इंसान का दिल करता है आम खाने का। मैं तो देखें जिहाद शुरू किया हुआ है मोटापे के खिलाफ और शुगर के खिलाफ। तो मैं तो नहीं कहता कि ये चीज़ें आप लें। मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को मॉनिटर करें। ठीक, इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हमें जो है घर बैठे लेने चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के एक्सेस में डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं होता। सो वो लोग जो कि डॉक्टर्स के पास नहीं टाइमली जा सकते, वो खुद से इसका घर बैठे क्या इलाज कर सकते हैं? खुद से एक तो ग्लूकोमीटर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी शुगर लेवल्स क्या हैं, फास्टिंग शुगर क्या आ रही है और रैंडम खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो शुगर लेवल्स को मेजर करके उसका चार्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, डेली का चार्ट। डेली हमें 4-5 दिन तक मॉनिटर करना चाहिए कि कितने लेवल्स आ रहे हैं। एंड वंस डेली या सुबह शाम? मैं उसमें फास्टिंग सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, 2 चीजें हो गई, और कोई सा एक खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो आप इस तरह से लेवल्स इसके देखें और वंस आपके पास चार्ट आ गया और अगर आपकी रीडिंग्स जो हैं फास्टिंग में आपकी शुगर लेवल 100 से कम होनी चाहिए, अच्छा, तो दिस इज नॉर्मल। और अगर 100 से लेके 126 तक चली गई है तो दिस इज इम्पेयर्ड, या इसको कहते हैं प्री डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज होने वाली है। और अगर ये 125 से ऊपर चली गई तो पेशेंट इज डायबिटिक, 126 से ऊपर चली गई। ठीक है, ये फास्टिंग की बात है। और रैंडम की अगर हम बात करते हैं तो रैंडम 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर अगर 2 डिफरेंट ओकेजन्स में चली गई तो दिस इज डायबिटिक पेशेंट। और रैंडम में जो है वो 140 से नीचे होनी चाहिए हमारी जो नॉर्मल वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज जो है वो हमें देखनी चाहिए। और अगर हमारी ये वैल्यूज बढ़ रही हैं तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ आ जाना चाहिए, एक्सरसाइज की तरफ आ जाना चाहिए, शुगर छोड़ देनी चाहिए, चीनी छोड़ देनी चाहिए। और गुड़ कितना इम्पोर्टेंट है? अगर चीनी छोड़ रहे हैं तो क्या ब्राउन शुगर, गुड़ या शक्कर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, कोई देखें, जो आपने शुगर, आप रोटी ले रहे हैं उसमें भी शुगर है, आप ब्रेड खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, आपकी शुगर की रिक्वायरमेंट तो उससे पूरी हो जाएगी। तो शुगर लेना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, रोटी में भी आपको एनर्जी के लिए शुगर मिल जाएगी। तो जो आपने चीज़ें कन्वर्ट करनी है वो आपने प्रोटीन्स की तरफ जाना है। तो चाय में कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं? कैंडल का इस्तेमाल किसी हद तक जो है वो किया जा सकता है। ठीक। तो इसके अलावा जैसे ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन है कि कुछ खाया नहीं होता तो शुगर डाउन हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो क्या इट्स आल्सो रिलेटेड टू डायबिटीज़? देखें, जब एक पहली स्टेज आती है ना उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। जब पेशेंट प्री डायबिटीज कंडीशन में जाता है या इम्पेयर्ड रेंज में जाता है ना, या इंसुलिन रेजिस्टेंस में जाता है, तो बाज़ औक़ात उस स्टेज पे मरीजों की शुगर लो होती है। तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है कि अगर किसी की लो हो रही है शुगर, अच्छा, कि कहीं उसको ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस तो नहीं हो रही। अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होएगी तो इंसुलिन अपना लेवल बढ़ाती जाएगी, जब उसका लेवल बढ़ता जाता है तो उसकी शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अगर शुगर लो हो रही है किसी ओबीज पेशेंट में तो हमें उसके HbA1c लेवल कराना चाहिए जो 5.7 से नीचे होना चाहिए। अगर वो 5.7 से 6.4 तक चला गया जो ये इम्पेयर्ड है या प्री डायबिटीज है, तो इसको भी आपने देखना है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया अगर पेशेंट ओबीस ना हो, पेशेंट मेरी तरह थिन एंड स्मार्ट, तो उसमें कितने? उसमें देखें, उसमें तो बात ये होता है ना कि खाना नहीं खाया तो हमें खाना तो अपने प्रॉपर इंटरवल से लेना चाहिए, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। और उसमें भी अगर आप जूसेस का इस्तेमाल कम करें, मैं वही बता रहा हूँ कि कम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आ जाए, ना तो वो आपकी शुगर को बहुत शूट होने देगा और ना वो लो होने देगा, और प्रोटीन्स की तरफ आ जाए। कम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन्स ये आपकी शुगर को ना तो बहुत शूट होने देते हैं और ना ही बहुत डाउन होने देते हैं। जो डाउन होती है उसकी क्या रीज़न होती है कि हमने जूस पिया होता है, जूस पिया हुआ है तो जूस पी के एकदम से शुगर अप चली जाती है और जब एकदम से नीचे आ जाती है क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा। तो यही इसकी बेसिकली साइंस है कि जितना आप मीठा ज़्यादा खाएंगे उतनी शुगर नीचे जाएगी।
ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लोगों में ये देखा जाता है। सही सही। तो दैट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। हाँ, तो इसलिए इसको आपने बिल्कुल जूसेस को अपना छोड़ना शुरू कर दें। फल खा लें। अगर आप नॉर्मल बंदा है वो भी जूसेस को अवॉइड करे, फल खाए और खाना खाए। और मैं तो इवन आप अगली स्टेज पे ये कहता हूँ कि आप गंदम की रोटी भी छोड़ने की तरफ आए। तो फिर खाएं क्या? आप जो है आप प्रोटीन्स की तरफ आए, अंडे खाएं, चिकन खाएं, फिश खाएं और जौ का दलिया और मल्टीग्रेन आटा। आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मल्टीग्रेन आटा है। उसमें गंदम का आटा भी शामिल है, उसके साथ कुछ जौ हैं, चने हैं, जवार है, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके एक मल्टीग्रेन आटा है। वो यूज करेंगे तो वो शुगर की पीक को भी रोकता है, बहुत पीक पे नहीं जाने देता और लो भी नहीं जाने देता। तो इन चीजों की तरफ हमें आना चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक वबा की तरह फैल रही है शुगर। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना प्रिवेलेंस आप देखते हैं शुगर का? और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, सो ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्लान शुगर का आप देखते हैं कि फ्यूचर में आएगा कि पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सिवियर डायबिटिक कंडीशंस में नहीं फॉल करेंगे? देखें अभी तो जैसे स्टेम सेल्स की अगर बात करें, कुछ इस पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर अभी हम देखें अगर इस स्पीड पे हम चलते रहे तो नंबर 1 तो हम दुनिया में पहले हो गए हैं डायबिटीज़ में, तो हम मज़ीद इसमें अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हमने बचाना है। बाकी कुछ रिसर्चेस चल रही हैं, तो अल्लाह खैर करे, हो फॉर द बेस्ट। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ आई हैं जो कि हफ्ते में एक दफ़ा लेनी पड़ती है। तो मज़ीद इसमें हम जो मेडिकल साइंस इवन स्टेम सेल्स के साथ भी अब डायबिटीज के रिसर्चेस उस पे भी लगे हुए हैं लोग, उस पे भी चल रहा है। और हफ्ते में एक दफ़ा वाली जो है दवाई वो भी आई हुई है। तो देखते हैं इसमें किस तरफ हम जाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर समीउल्लाह कि आपने टाइम निकाला और हमारे शो पे आए ऑडियंस को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपने दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है, माशाल्लाह से मैं एक्सीलेंट में देख के इसको बहुत खुश हुआ हूँ। और मुझे ये जो FM सेहत ज़िंदगी वेरी एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है कि आप सबको हमारे आज का एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए FM सेहत ज़िंदगी।